स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण प्राय 4 से 5 प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं, पहला कौन सा है, उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा आपका है जीभ के आधार पर। तीसरा आपका है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। और चौथा है आपका मुखाकृति के आधार पर। और एक पांचवा भी हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिकता के आधार पर। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर देखते हैं हम लोग एक मात्रिक, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे द्विमात्रिक, फिर उसके बाद त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक में हम लोग उसको प्लुत के नाम से जानते हैं। अब एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक में देख लेते हैं। तो जो मूल ध्वनियां होती है हमारी, वो क्या है आपका एक मात्रिक, और द्विमात्रिक में वो होता है जो एक मात्रिक का दोगुना समय लेता है, अर्थात दीर्घ ध्वनियां, दीर्घ स्वर ध्वनियां। अब इसके बाद त्रिमात्रिक में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका अ हो जाएगा, ई, उ और ऋषि। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर द्विमात्रिक में, तो आपका क्या हो जाएगा, सारा दीर्घ हो जाएगा। तो आ, ई, उ, और फिर उसके बाद ए, ऐ, फिर उसके बाद ओ, फिर औ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सारी दुनिया तो खत्म हो गई स्वर की, अब बचेगा क्या, जो हम प्लुत में त्रिमात्रिक को बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा दुकान पर लिखा रहता है ओम, और वो भी कैसे, कुछ इस तरह से ओम लिखा रहता है। तो इसका मैं अर्थ समझाता हूं आपको कि ये है क्या। तो ओम, जब यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को ज्यादा देर तक खींचते हैं और एक शब्द निकालते हैं, जैसे हमने लिख लिया, हमने लिखा यहाँ पर ओम, तो हम लोग ओम साधारणतः जब सुबह सुबह हम लोग बोलते हैं तो ओम, कुछ देर तक उसका उच्चारण करते हैं। तो कुछ देर तक उच्चारण करना ही हमारा क्या है, वो त्रिमात्रिक बनाता है। जैसे हमें बोलना हो किसी को, कोई दूर पर खड़ा है, तो हम लोग राम बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा। अगर बोलेंगे राम तेज से और कुछ देर तक, तो सुन लेता है। तो यही है आपका त्रिमात्रिक। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि इसको 3 ऐसे कर देते हैं, या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। ठीक, तो लिखने का तरीका है अपना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो यही आपका त्रिमात्रिक है। अब हम लोग देखते हैं जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो जीभ के अगर 3 हिस्से कर दिया जाए, तो जीभ का अगर 3 हिस्सा कर दिया जाए, एक ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्च हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अग्र है, यहाँ पर मध्य है, और फिर उसके बाद यहाँ पर पश्च। तो हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर पश्च में, पहले देख लेते हैं। तो पश्च में आपका आ हो जाएगा, उ, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, इधर लिखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आ, उ, बड़ी उ, और फिर इसके बाद अगर उ है तो यहाँ पर ओ और औ भी होगा। तो यहाँ पर 5 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो मध्य में होता है वो केवल एक ही होता है, वो है आपका अ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अग्र। अग्र में जो इन सभी के बाद जो बच जाता है वो अग्र में आ जाएगा आपका। तो आपका देख सकते हैं छोटी, बड़ी, और आपका फिर इसके बाद ई को जोड़ने से क्या बनता है, एक ए, एक ऐ। ये हो गया आपका जीभ के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता है गोलाकार, एक होता है गोलाकार ना हो। तो जो गोलाकार ना होता है उसे कहते हैं आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, और जो गोलाकार होता है उसे बोलते हैं वर्तुल, वर्तुल, या इसको हम लोग वृत्तमुखी भी कह सकते हैं।
तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में आप लोग का क्या आ जाएगा, तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऊ, जब बोलते समय मुंह बोला कब होता है, जब हम लोग बोलते हैं ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो जब ऊ हो गया तो इसमें ओ और औ भी होगा। और इसके बाद जितने भी बचे वर्ड इसमें डाल देते हैं, देखते हैं कौन से स्वर है। तो अ, आ, ई और आपका ए और ऐ, ये सभी इसमें आ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर जब हम लोग बांटते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है संवृत्त, संवृत्त और फिर अर्ध संवृत्त, फिर उसके बाद अर्ध विवृत्त और फिर उसके बाद विवृत्त। तो हम लोग देखेंगे मुख की आकृति के आधार पर। तो मुख की आकृति के आधार पर मतलब है कि यहाँ पर जो संवृत्त लिखा है, संवृत्त का अर्थ ये होता है कि मुख प्राय बंद हो। प्राय का अर्थ होता है कि 90% आपका मुख बंद हो, 10% खुला रहता है। तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा बोलेंगे जो इसमें बहुत कम आपका मुख खुलता है, तो उसमें बहुत ना के बराबर, तो वो हो जाएगा आपका एक ई और बड़ी और फिर ऊ बड़ा ऊ। अब अर्ध समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध का क्या अर्थ होगा, तो जो उससे थोड़ा सा ज्यादा खुले, तो उससे ज्यादा खुलेगा, तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आपका इसी से संबंधित एक ए आ जाएगा और ये ओ। अब इसके बाद कह रहा है कि अर्ध विवृत्त और फिर विवृत्त। तो इसमें ध्यान देना यह है कि विवृत्त का अर्थ ये होता है कि पूरी तरह मुंह जब खुले तब। अगर अर्ध विवृत्त का अर्थ हो जाता है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा के तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं विवृत्त। विवृत्त का अर्थ होता है पूरी तरह खुले, तो आपका एक ही वर्ड है वो है आ। तो अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा बचा हुआ है, उसको इसमें लिख देते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा बचा है, तो ए आओ, आए आओ, और फिर आ का मतलब वो वाला नहीं है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर वो वाला जो है ऊपर। देखेंगे अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो इसमें एक अनुनासिक होता है और एक निरनुनासिक। तो अनुनासिक और निरनुनासिक में हम लोग देखेंगे, तो अनुनासिक का अर्थ ये होता है कि जो नाक से बोला जाता है, जैसे कि हमारा पंचमाक्षर। और फिर स्वर में अगर हम लोग देखें तो अ के ऊपर अगर बिंदी लगा दे, चंद्र बिंदु, तो ये सब क्या है, ये सब अनुनासिक के आधार पर बोले जाते हैं। निरनुनासिक में देखेंगे तो अ से लेकर पूरा अ तक और क से लेकर घ तक प्रत्येक वर्ग का जो कंठ या फिर तालव्य या फिर ओष्ठ से बोले जाते हैं वो सब। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, जिसमें एक और हम लोग का बचा हुआ है इसका स्वर का, तो उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उसको मैं वहां पे बता दूंगा उच्चारण स्थान के आधार पर, ये मैं आपको व्यंजन में ही बताऊंगा। अब हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण को हम लोग दो भाग से पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा जो स्थान है वो आपका ये है प्रयत्न के आधार पर। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। तो पहले में आपका कंठ। तो कंठ से मैंने इसके पहले भी बताया था, जब व्यंजन बता रहा था, तो इसमें क वर्ग होता है। क वर्ग तो होता ही है, और इसमें एक ह भी इसी में जुड़ जाता है, और इसको बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी, या फिर इसका एक और नाम है जिसको काकल्य के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जिह्वा मूली।
जीवा मूल्य में हम लोग देखेंगे जो जीव के एकदम जड़ से जो आवाज निकलता है तो उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो उसमें क, ख, ग ये तीन ही वर्ण होते हैं केवल, और इसमें कंठ में 5 वर्ण होते हैं और एक ह होता है। अब देखते हैं तालव्य में। तालव्य में आपका च वर्ग होता है, ये सब वर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ग का मतलब पूरा इसमें। अब मूर्धा में आप लोग देखेंगे तो ट वर्ग, और फिर उसके बाद दंत में, दंत मूल में देखेंगे, फिर उसके बाद दंत में देखेंगे। तो दंत मूल को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, दंत को देख लेते हैं। दंत में आपका आ जाएगा त वर्ग, और ओष्ठ में आ जाएगा आपका प वर्ग, और नासिक में आपका आ जाएगा पंचमाक्षर। अब आपका देखिए ओष्ठ और दंत, तो इसको बोलते हैं क्या, अगर इसको हम दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ हो गया। अब हम लोग पढ़े थे इसके पहले, मैंने आपको बताया था अंतस्थ, एक अंतस्थ बताया था, एक उष। जब हम अंतस्थ में जाते हैं तो इसमें क्या आता है, य, र, ल, व। और जब उष में जाते हैं तो श, श, ह। तो इसमें हम लोग को ये देखना है, अब इसको बस सीरियल वाइज रख देना है, जैसे य, र, ल, व। तो हम लोग यहाँ से चालू करेंगे तालव्य से, और इसको ट्रिक देखिए याद करने क्या है। पहले य रखेंगे, फिर र, फिर ल, फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर ये बना है, तो य, र, ल, व। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उष्ण रखेंगे, तो उष्ण में आपका क्या हो जाएगा, श। तो इसीलिए हम इसको, इस स को हम लोग तालव्य स बोलते हैं। और फिर उसके बाद श, फिर इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा स। और फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका दंती स। तो हम लोग बोलते हैं ना दंत स, तो दंत स का अर्थ यही होता है कि ये दंत में आता है, इसलिए उच्चारण स्थान पर दंत स। अब जैसे हम लोग होता है एक नसल, तो इसको याद करने का ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग न रख देंगे तो नसल, तो दंत मूल में ये 3 वर्ण आते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद दंत और ओष्ठ में, और फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, ये फल, ये फल उगता हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपका लगभग सारा हो चुका है इसमें। अब ये तो हो गया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। मैंने एक उच्चारण स्थान के आधार पर एक स्वर को छोड़ा था, तो जिसमें हम लोग देख लेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें तालव्य में ई और ई, और फिर उसके बाद हम लोग ओष्ठ में देख लेंगे तो उ और उ, और फिर उसका कंठ में आपका अ। तो जब हम इन सबको मिलाएंगे तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग कंठ और तालव्य को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, देखो। अगर हम लोग कंठ और तालव्य को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। जब कंठ तालव्य बन रहा है तो कंठ तालव्य में हम लोग देखेंगे तो कंठ का अ अगर लेंगे और तालव्य का ई लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। और अगर ई प्लस ए लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंठ तालव्य जो है वो कौन कौन सा आपका स्वर है, तो ए, ऐ। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कंठोष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक। तो कंठोष्ठ में हम लोग देखेंगे तो इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अ कंठ का और ओष्ठ का ओ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। और इसी प्रकार अ प्लस ओ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, औ। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कंठोष्ठ। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। इसको दोस्तों हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, यहाँ पर नहीं हट रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने उच्चारण के स्थान पर आधार पर बता दिया था, अब प्रयत्न के आधार पर हम लोग बताएंगे। तो जिसमें हम देखेंगे
कि पहला घुसत्व के आधार पर, फिर प्राणत्व के आधार पर, फिर श्वास में अवरोध के आधार पर। तो हम लोग पहला देख लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो आखिरकार प्राणत्व के आधार पर हम लोग देखेंगे इसमें तो अल्प प्राण और महाप्राण दो शब्द आते हैं। तो इसमें देखा जाएगा अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कम श्वास की आवश्यकता पड़े, मतलब कि कम से कम श्वास और कम से कम समय भी लगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने क वर्ग लिख दिया, क ख ग घ और अंग, ये मैंने बोला कि क वर्ग है। और इस क वर्ग में ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम देखेंगे कि इसमें से कम समय, तो कम समय किसमें लगता है, तो इसमें अल्प प्राण में जो होता है वो पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं, या मैं फिर इसको समझा ही देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग हो गया, तो इसी तरह क्या आएगा आपका च वर्ग आएगा, ट वर्ग, फिर उसके बाद त वर्ग, फिर उसके बाद प वर्ग। तो ये 5 वर्ग है। तो इन 5 वर्गों की मैं बात कर रहा था। तो इन 5 वर्गों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें से पहला वर्ग मतलब कि पहले वर्ग का क्या, सभी वर्ग का पहला वर्ग, और फिर उसके बाद तीसरा, और फिर पांचवा, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग जो होगा वो हमारा अल्प प्राण होगा। जैसे देखिए क, ग और अंग, ये क्या है हमारा अल्प प्राण। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये किस आधार पर हो रहा है और इसको कैसे याद करना है, मैं तो ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या हो जाएगा, इसमें से बचा कौन सा, 2 और 4। तो प्रत्येक वर्ग का 2 और 4, ख और घ। इसमें बोलिए देखिए, इसमें कम समय और कम श्वास की आवश्यकता पड़ रही है इन सभी बोलने में, लेकिन ये ख और घ बोलते समय हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं और श्वास अधिक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके नीचे जस्ट क्या बताया था आपको, कि मैंने इसके नीचे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, अंतस्थ, और फिर इसी के नीचे मैंने क्या बताया था आपको, उष्ण। ये उष्ण। तो ये दोनों जब मैंने बताया था इसी के नीचे, तो जस्ट इसको यहाँ पर लिखना है आपको, उष्ण अंतस्थ, और फिर इसके बाद जस्ट आपका क्या आ जाएगा, उष्ण। तो इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख लीजिए अंतस्थ क्या होता है, बोलने में एक सांस में हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब उष्ण बोलेंगे तो एक सांस में नहीं बोल पाएंगे। देखिए बोल के देख सकते हैं आप लोग। पहले बोलेंगे श श स ह। अब देखिए इसको बोलने के लिए कितना सांस की आवश्यकता पड़ी, तो यही है। तो श्वास की इसमें अधिकता होती है, इसमें कमी होती है। अब हम लोग देखते हैं, मैंने अड़ और अड़, जब मैंने इसमें ट वर्ग में बताया था, तो यहाँ पर आपका ये था और एक ये, तो मैंने इन दोनों की उच्छिष्ट व्यंजनों की बात की। तो ये उच्छिष्ट व्यंजन पहले ये आता है, फिर ये आता है। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हमें याद करना है, इसी का जस्ट अपोजिट इस साइड में हम लोग कुछ लिखेंगे, कुछ इस प्रकार, देखते रहिए। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि ये घालमेल हो जाएगा। जब मैं क्रम जो बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये क्रम जब मैं इसको बताऊंगा अभी ये घुसत्व के आधार पर, तो अभी आप लोग का घालमेल होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए घालमेल कैसे होता है, जैसे घुसत्व, अघोष, सघोष, इसमें कंपन के साथ कोई भी वर्ड निकलेगा, इसमें बिना कंपन का। इसमें श्वास की आवश्यकता पड़ती है, केवल कंपन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम बोलेंगे वर्ड तो अपने आप कंपन उसमें निकलने लगेगा, सब उसमें। तो हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 और इसमें 3 4 5, प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा हूं यहाँ पर भी मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला मतलब क और ख की बात कर रहा हूं, तो इसी प्रकार पूरा प वर्ग तक, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी है। अब हम लोग देखेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट, तो पहले उष्ण, पहले अंतस्थ था, फिर उष्ण, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट में, पहले उष्ण फिर अंतस्थ। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है
कि उष्म जो होता है, इसमें क्या मैंने बताया था आपको, स स स स ह। तो जो ह था वो इसमें से कैंसिल होकर इसमें आ जाएगा, मतलब ये ह यहां से यहां चला आया। इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उसमें है तो ह यहीं पर होगा, किसमें होगा, अघोष में। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देखेंगे, जो अड़ा दोनों है, ये अड़ा यहाँ पर ना होकर दोनों में से कैंसिल होकर ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं उस ट्रिक की बात करता हूँ जो मैंने आपको कहा था बताने के लिए। तो उस ट्रिक को देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है कि यहाँ पर 2 का अंतर रहेगा और यहाँ पर 1 का अंतर। तो कैसे वो देखते हैं। अब देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, इसी प्रकार 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5, इस तरह हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि तो पता कैसे चला कि इसमें 1, 3, 5 रहेगा। तो इस मुद्दे पर आते हैं। तो इस मुद्दे में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गिनती शुरू करता है तो 1 से ही शुरू करता है। अगर हमें 1 से शुरू कर रहे हैं और इसमें 2 का अंतर है तो 1 के बाद क्या आएगा, 3। तो इसी तरह हो गया, आप देख सकते हैं 3, 5 और फिर उसके बाद बच्चा जो इसमें लिख दीजिए। अब यहाँ पर अघोष आया, तो अघोष में भी आप क्या करेंगे, पहले 1 से ही गिनती शुरू करेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 के अंतर है तो 1 इसमें जोड़ देंगे। अब आप सोचेंगे कि तो ये कैसे पता चलेगा कि अल्प प्राण में है कि महाप्राण में 1 है। तो पहले बताइए अ आता है कि फिर उसके बाद फिर म आता है ना। तो पहले अ वाला है तो पहले अ वाले को हम लोग 1 में रख लेते हैं, इसी तरह अघोष में भी 1 को रख लेते हैं। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि श्वास में अवरोध के आधार पर। श्वास में अवरोध के आधार पर हम लोग देखते हैं स्पर्शी संघर्षी और संघर्षी उच्छेद और अंतस्थ हम लोग देख लेते हैं। तो उस बगल नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसी बगल लिख देते हैं इसको। तो इसमें आता है स्पर्शी। स्पर्शी का अर्थ यही है कि जो मैंने क से और प वर्ग तक, ये 5 वर्ग जो थे वही स्पर्शी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क वर्ग, च वर्ग और फिर उसके बाद ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ये सभी क्या है, ये आपका स्पर्शी में आते हैं। अब इसके बाद स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी में आपका बस केवल च वर्ग होता है। फिर उसके बाद संघर्षी। संघर्षी में आपका उष्म ध्वनियां आ जाती हैं। और फिर उसके बाद जो नुक्ता वाले ध्वनियां हैं वो भी इसी में आते हैं, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लगाया था। जैसे क में हम लोग नुक्ता लगाते हैं नीचे, ग में, ज में, ये सब नुक्ता लगाने वाले जो है वो संघर्षी में आते हैं। और क्षिप्त व्यंजन तो मैंने पहले ही बता दिया था। क्षिप्त का अर्थ ये होता है कि मतलब जीभ क्या है, घूमकर तेजी के साथ आगे फेंकने का कार्य करता है। तो इसमें देख सकते हैं क्षिप्त व्यंजन में अंगा और अड़ा और अड़। स्पर्शी में क्या होता है कि 2 अवयव, इसको भी मैंने नहीं बताया। स्पर्शी में 2 अवयव, मतलब कि कोई जीव है तो जाकर या तो तालु से लड़ेगा या तो दंत से, कहीं ना कहीं वो स्पर्श जरूर करेगा। और स्पर्श संघर्षी में इसी प्रकार होता है कि ये थोड़ा सा कुछ उससे अधिक रगड़ के साथ होता है, और संघर्षी में ज्यादा रगड़ के साथ आवाज आता है। जैसे हम लोग ज बोलते हैं ज, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा रगड़ के साथ आता है इसी तरह। और फिर अंतस्थ में आप तो जानते हैं य र ल व आता है, लेकिन इसमें जो य और व है इसको अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, तो अर्ध स्वर। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है अर्ध स्वर ध्वनियां, तो अर्ध स्वर कौन सा है, य और व। और अंतस्थ का अर्थ क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसे कि जीभ, तालु और ये फिर कंठ, कोई भी हो, ये 5 में से कोई भी हो, वो कहीं पर भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है। तो ये आपका अंतस्थ हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ और, जैसे कि यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ अलग है हटके से, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में, तो उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं संयुक्त बोलता है, संयुक्त ध्वनि
और फिर उसके बाद संप्रीत, फिर उसके बाद आपका द्वित्व, ये सब ध्वनियां हैं। तो इसमें कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त ध्वनियां में, जैसे स्कूल, फिर क्यारी, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो स्कूल और क्यारी, तो ये क्या है कि जो आधा ध्वनि होता है वो पहले लिखा जाता है। अगर इसी ध्वनि को हम लोग बीच में लिख देते हैं, जैसे दंड, तो ये क्या हो गया, संपृक्त ध्वनि। ये पेपर में आता है, इसको मजाक मत लीजिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद द्वित्व ध्वनि में क्या होता है कि जो भी रहता है वही सेम ध्वनि दो बार आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं पप, तो ये जो है आधा प, ये दोनों क्या है, द्वित्व ध्वनि में आते हैं। जैसे बच्चे, तो च आधा च, तो ये क्या है, द्वित्व ध्वनि। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।